राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर, जिस पर आपको रोज नई नई कहानियां देखने को मिलती रहती हैं। तो आज की कहानी है रिटायरमेंट। नौकरी के आखिरी दिन वर्मा जी ने लालची साथियों को लड्डू खिलाए थे, फिर भी उनकी कुशल मंगल पूछने कभी कोई नहीं आया। मेरी नौकरी का अंतिम सप्ताह था, क्योंकि मैं सेवानिवृत्त होने वाला था। कारखाने के नियमानुसार 60 साल पूरे होते ही घर बैठने का हुक्म होना था। विभागीय सहयोगियों व कर्मचारियों ने कहा, वर्मा जी 60 साल की उम्र तक ठीक ठाक काम करके रिटायर होने के बदले में हमें जायकेदार भोज देना होगा। मैंने भरोसा दिया, आप सब निश्चिंत रहें, मुंह अवश्य मीठा कराऊंगा। इस पर कुछ ने विरोध प्रकट किया। वर्मा जी, बात स्पष्ट कीजिए, गोलमोल नहीं। हम जायकेदार भोज की बात कर रहे हैं और आप मुंह मीठा कराने की। आप मांसाहारी भोज देंगे या नहीं, यानी कि मुर्गा और पुलाव? मैंने मुस्कुराना चाहा। आप जानते हैं कि गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे और हिंसा के खिलाफ मैं भी हूँ। मांसाहार तो एकदम नहीं। एक पल रुककर मैंने फिर कहा, पिछले साल झारखंड के कुछ मंत्रियों ने 2 अक्टूबर के दिन बकरे का मांस खाया था, तो उस पर बहुत बवाल हुआ था। आप मंत्री तो नहीं है ना? कारखाने में मात्र सीनियर चार्जमैन है, एक सहकर्मी ने कहा। पर सत्य अहिंसा का समर्थक तो हूं मैं। फिर कुछ सहयोगी बौखलाए। वर्मा जी, हम भोज के नाम पर साग पात नहीं खा सकते। आपके घर आलू बैगन खाने नहीं जाएंगे। इसके बाद तो गीदड़ों के झुंड की तरह सब एक साथ बोलने लगे। वर्मा जी, हम चंदा जमा कर आपके शानदार विदाई समारोह का आयोजन करेंगे। कृष्णकांत ने हमें झटका देना चाहा। हम सब आपको भेंट देकर संतुष्ट करना चाहेंगे, भले ही आप हमें संतुष्ट करें या ना करें। मैं दबाव में आकर सोचने लगा कि क्या कहूँ, क्या खिलाऊं, क्या वादा करूं। प्रत्यक्ष में उन्हें भरोसा दिलाना चाहा कि आप सब मेरे घर आएं, महंगी मिठाइयाँ खिलाऊंगा, आधा आधा किलो का पैकेट सबको देकर विदा करूंगा। सीनियर अफसर राघव सर ने रास्ता सुझाना चाहा। मुर्गा न खिलाइए वर्मा जी, पर शराब तो पिला ही सकते हैं, इसमें हिंसा कहाँ है? हाँ हाँ, यह चलेगा, सबने एक स्वर में समर्थन किया। मैं शराब नहीं पीता। हम सब पीते हैं ना, आप अपनी इच्छा हम पर क्यों लादना चाहते हैं? भाई लोगों, मैंने कहा न कि 2 अक्टूबर को या नवरात्रि दिवाली हो या नव वर्ष, मुर्गा व शराब न मैं खाता पीता हूँ, न दूसरे को खिलाता पिलाता हूँ। राम सेवक ने मायूस होकर कहा, तो क्या 40-45 साल का साथ सूखा ही निपटेगा? कुछ ने रोष जताया, क्या इसीलिए इतने सालों तक आपके मातहत काम किया? आपके प्रोत्साहन से ही गुणवत्तापूर्ण उत्पादन किया। कैसे चार्जमैन है आपकी, हमारी इतनी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? एक ने व्यंग किया, तो कोई मुजरे वाली ही बुला लीजिए, उसी से मन बहला लेंगे। गोपाल ने विचार रखा। वर्मा जी, जितने रुपए आप हम पर खर्च करना चाह रहे हैं, उतने रुपए हमें दे दीजिए। हम किसी होटल में अपनी व्यवस्था कर लेंगे। इस सारी चर्चा से कुछ नतीजा न निकलना था और न ही निकला। यह बात मेरे इकलौते बेटे रवि के पास भी पहुंची। वह बगल वाले विभाग में बतौर प्रशिक्षु काम कर रहा था। कुछ ने रवि को बहकाया, क्या कमी है तुम्हारे पिताजी को, जो खर्च के नाम से भाग रहे हैं? रिटायर हो रहे हैं, फंड के लाखों मिलेंगे, पीएफ तगड़ा कटता है, वेतन भी 5 अंकों में है। हम उन्हें विदाई देंगे तो उनकी ओर से हमारी शानदार पार्टी होनी चाहिए। घास छीलकर तो रिटायर नहीं हो रहे हैं, बुढ़ापे के साथ साठा से पाठा होना चाहिए। वे तो गुड़ का लाठा हो रहे हैं। तुम कैसे बेटे हो? रवि तमतमाया हुआ घर आया,
मैं लौटकर स्नान कर रहा था। बेटा मुझे समझाने के मूड में बोला, बाबूजी, विभाग वाले 100 रुपए प्रति व्यक्ति जनता जमा करके विदाई समारोह का आयोजन करेंगे, तो वे चाहेंगे कि उन्हें 100 से 150 रुपए का जायकेदार भोज मिले। आप सिर्फ मिठाइयाँ और समोसे खिलाकर उन्हें टरकाना चाहते हैं। इस तरह आपकी तो बदनामी होगी ही, वे मुझे भी बदनाम करेंगे। आप तो रिटायर होकर घर में बैठ जाएंगे, पर मुझे वहीं काम करना है। सोचिए मैं कैसे उन्हें हर रोज मुंह दिखाऊंगा। मुझे 10,000 रुपये दीजिए, खिला पिला कर उन्हें संतुष्ट कर दूंगा। उनकी संतुष्टि के लिए क्या मुझे अपनी आत्मा के खिलाफ जाना होगा? मैं मुर्गे बकरे नहीं कटवा सकता। बेटे पर बिगड़ते हुए मैंने कहा, बाबूजी, आप मांसाहार के खिलाफ हैं, मैं नहीं। तो क्या तुम उनकी खुशी के लिए मद्यपान करोगे? नहीं, पर मुर्गा तो खा ही सकता हूँ। अपना विरोध जताते हुए मैं बोला, रवि, अधिक खर्च करने के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। सब खाएंगे पिएंगे, बाद में कोई पूछने वाला भी नहीं आएगा। मैं जब 3 महीने बीमारी से अनफिट था तो 1-2 के अलावा कौन आया था मेरा हाल चाल पूछने? मानवता और श्रद्धा तो लोगों में खत्म हो गई है। पत्नी ममता वही थी, वह झुझलाई, आप दिल खोलकर और जमकर कुछ नहीं कर सकते। मन मारकर खुश रहने से भी पीछे रह जाते हैं। ममता का समर्थन न पाकर मैं झुझलाया, श्रीमती जी, मैंने आपको कब खुश नहीं किया है। वे मौका पाते ही उलाहना ठोक बैठी। कई बार कह चुकी हूँ कि मेरा गला मंगलसूत्र के बिना सूना पड़ा है। रिटायरमेंट के बाद फंड के रुपए मिलते ही 4 तोले का मंगलसूत्र और 10 तोले की 4 चूड़ियाँ खरीद देना। श्रीमती जी, सोने का भाव बाढ़ के पानी की तरह हर दिन बढ़ता जा रहा है। आपकी इच्छा पूरी करूं तो लाखों रुपए ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर घर चलाना मुश्किल होगा। श्रीमती जी बिगड़ कर बोली, तो बताइए मैं कैसे आपसे खुश रहूंगी? रवि को अवसर मिल गया था। वह बोला, बाबूजी, अब आप जीवन स्तर ऊंचा करने की सोचिए। कुछ दिन लूना चलाते रहें, मेरी जिद पर स्कूटी खरीद लाएं। अब एक बड़ी कार ले ही लीजिए। संयोग से आप देश की नामी कार कंपनी से अवकाश प्राप्त कर रहे हैं। बेटे और पत्नी की मांग से मैं हतप्रभ रह गया। मैं सोने का उपक्रम कर रहा था कि रवि ने अपनी रागनी शुरू कर दी। बाबूजी, खर्च के बारे में क्या सोच रहे हैं? मैंने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम अभी अस्थायी नौकरी में नहीं हो। प्रशिक्षण के बाद तुम्हें प्रबंधन की कृपा से अस्थायी नौकरी मिल सकेगी। पता नहीं तुम कब तक अस्थायी होंगे। तब तक मुझे ही घर का और तुम्हारा भी खर्चा उठाना होगा। इसीलिए भविष्य निधि से जो रुपए मिलेंगे उसे ब्याज के लिए बैंक में जमा कर दूंगा, क्योंकि आगे ब्याज से ही मुझे अपना खर्च चलाना होगा। अतः मैंने अपनी भविष्य निधि के पैसों को सुरक्षित रखने की सोची है। श्रीमती जी संभावना जाहिर कर गई कि 25 लाख रुपए तक तो आपको मिल ही जाएंगे। अच्छा खासा ब्याज मिलेगा बैंक से। उनके इस भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने कहा, भूल हो गई, 2 बेटियों के ब्याह में भविष्य निधि से ऋण लिया था। कुछ दूसरे ऋण काट कर 14 लाख रुपए ही मिलेंगे। वैसे भी अब दुनिया भर में आर्थिक संकट पैदा हो चुका है, इसीलिए ब्याज घट भी सकता है। रवि ने टोका, बाबूजी, आपको रुपए की कमी तो नहीं है। आपने 10 लाख रुपए अलग अलग म्यूचुअल फंडों में लगाए हुए हैं। मैं आवेशित हुआ, अखबार नहीं पढ़ते क्या?
सब शेयरों के भाव लुढ़कते जा रहे हैं। उस पर म्यूचुअल फंडों का बुरा हाल है। निवेश किए हुए रुपए वापस मिलेंगे भी या नहीं, उस संशय से मैं भयभीत हूँ। रिटायर होने के बाद मैं रुपए कमाने योग्य नहीं रहूँगा। बैठकर क्या करूँगा, कैसे समय बीतेगा, चिंता भय से नींद भी नहीं आती। श्रीमती जी ने मेरे दर्द और चिंता को महसूस किया। चिंतित मत होइए, हर आदमी को रिटायर होना पड़ता है। चिंताओं के फन को दबोचिए, उसके डंक से बचिए। देखो मैं स्वयं को संभाल पाता हूँ या नहीं। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, मैं कमल बोल रहा हूँ। नमस्कार कमल बाबू। वर्मा जी, सुना है आप रिटायर होने जा रहे हैं। हाँ, कुछ करने का विचार है या बैठे रहने का? कमल ने पूछा। कुछ सोचा नहीं है, मेरी तरह कुछ करने की सोचो, बेकार बैठकर ऊब जाओगे। मेरे पिताजी ने भी सेवा मुक्त होकर बिजनेस का मन बनाया था, पर नहीं कर सके। शायद मैं भी नहीं कर सकूंगा। क्यों, जहां भी हाथ डाला खाली हो गया। कमल की हंसी गूंजी। हिम्मत रखो, सुजुकी मोटर्स में ठेका पाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराओ, 1 लाख लगेंगे। रवि उत्साहित स्वर में बोला। ठेका लेकर देखिए बाबूजी। बेटा, मैं भविष्य निधि की रकम को डुबाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। रवि जिद पर उतर आया तो मैं बोला, तुम्हारे कहने पर मैंने ट्रांसपोर्ट का कारोबार किया था न, 8 लाख रुपए डूब गए थे। तब मैं तंगी, परेशानी और खाली हाथ से गुजरने लगा था। फांके की नौबत आ गई थी। रवि शांत पड़ गया, मानो उसकी हवा निकल गई हो। तभी मोबाइल बजने लगा। बनारस से सत्यम का फोन था। आवाज कानों में पड़ी तो मुंह का स्वाद कसैला हो गया। सत्यम मेरा चचेरा भाई था। उसने गांव का पुश्तैनी मकान पड़ोसी पंडित जी के हाथ गिरवी रख छोड़ा था। उसकी एवज में 70,000 रुपए ले रखे थे। पहले मैं सत्यम को अपना भाई मानता था, पर जब उसने धोखा किया मेरा मन टूट गया था। सत्यम बोल रहा हूँ भैया, प्रणाम। खुश रहो। सुना है आप रिटायर होने वाले हैं। एक प्रार्थना है, पंडित जी के रुपए चुकाकर मकान छुड़ा लीजिए न। 25,000 रुपए ब्याज भी बढ़ चुका है। न चुकाने से मकान हाथ से निकल जाएगा। मेरे पास रुपए नहीं है। बनारस में मकान बनाने से मैं कर्जदार हो चुका हूँ। कुछ सहायता कीजिएगा तो आभारी रहूंगा। मैं क्रोध से तिलमिलाया। कुछ करने से पहले मुझसे पूछा था क्या? सलाह भी नहीं ली थी। पंडित जी का कर्ज तुम भरो, मुझे क्यों कह रहे हो? मोबाइल बंद हो गया। इच्छा हुई कि उसे और खरी खोटी सुनाऊं। गुस्से में बड़बड़ाता रहा। स्वार्थी, हमारे हिस्से को भी गिरवी रख दिया और रुपए ले गया। अब चाहता है कि मैं फंड के रुपए लगा दूं। मुझे सुख से जीने नहीं देना चाहता। शांत हो जाइए, नहीं तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ममता ने मुझे शांत करना चाहा। सुबह कारखाने पहुंचा तो जवारी भाई राम सेवक मिल गए। बोले, रिटायरमेंट के बाद गांव जाने की तो नहीं सोच रहे हो ना? बड़ा गंदा माहौल हो गया है गांव का। खूब राजनीति होती है। तुम्हारा खाना चाहेंगे और तुम्हें ही बेवकूफ बनाएंगे। दीनानाथ रिटायरमेंट के बाद गांव गए थे। भागकर उन्हें वापस आना पड़ा था। अपहरण होते होते बचा। लाख रुपए की मांग कर रहे थे कोई दल वाले। सीनियर अफसर राघव सर जी मिल गए। वे बोले, कल आपकी नौकरी का आखिरी दिन है, सबको लड्डू खिला दीजिएगा। आपके विदाई समारोह का आयोजन शायद विभाग वाले दशहरे के बाद करेंगे। ममता ने भी घर से निकलते समय कहा था, लड्डू बांट दीजिएगा। रवि भी जिद पर आया।
मैं भी अपने विभाग वालों को लड्डू खिलाऊंगा। तुम क्यों? रिटायर तो मैं होने वाला हूँ। वह हंसते हुए बोला, बाबूजी, रिटायरमेंट को खुशी से लीजिए, खुशी बांटिए और बटोरिए। कुछ मुझे और कुछ बहन बेटियों को दीजिए। मुझे बहुत क्रोध आया, तो क्या पैसे बांटकर अपना हाथ खाली कर लूं? मुझे कम पड़ेगा तो कोई देने नहीं आएगा। हाँ, मैं बहन बेटियों को जरूर कुछ गिफ्ट दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं वरिष्ठ नागरिक होते ही अशिष्ट सिद्ध हो जाऊं। परशिष्ट होने के लिए अपने को नष्ट नहीं करूंगा। मैं सोचने लगा कि अपने ही विभाग का एक कर्मचारी पैसों के अभाव का रोना रोककर 5,000 रुपये ले गया था। अब वापस करने की स्थिति में नहीं है। उसके बेटी दामाद ने मुकदमा ठोका हुआ है कि उन्हें उसकी भविष्य निधि से हिस्सा चाहिए। कैलाश बाबू भी एक अवकाश प्राप्त व्यक्ति थे। एक दिन आए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, वर्मा जी, रिटायर होने के बाद मैं कंगाल हो गया हूँ। बेटों के लिए मकान बनाया, अब उन्होंने घर से बाहर कर दिया है। 15,000 रुपये दे दीजिए, गाय भैंस का धंधा करूँगा, दूध बेचकर वापस कर दूंगा। रिटायर होने के बाद मैं घर बैठ गया। 15 दिन बीत गए, न विदाई समारोह का आयोजन हुआ, न विभाग से कोई मिलने आया। मैंने गेट पास जमा कर दिया था। कारखाने के अंदर जाना भी मुश्किल था। समय के साथ साथ विभाग वाले भूल गए कि विदाई की रस्म भी पूरी करनी है। एक दिन कमल आया, उलाहने भरे स्वर में बोला, यार, तुमने मुझे किसी आयोजन में नहीं बुलाया। मैं दुखी स्वर में बोला, क्षमा करना मित्र, रिटायर होने के बाद कोई मुझे पूछने नहीं आया। विभाग वाले भी विभाग के काम में लगकर भूल गए, जैसे सारे नाते टूट गए हों। ममता ताने दे बैठी। बड़े लालायित थे आधा आधा किलो के पैकेट देने के लिए। रवि को अवसर मिला। वह बोला, मांसाहारी भोज से इनकार कर गए, अतः सबका मोह भंग हो गया। अब आशा भी मत रखिएगा। आपको पता है, मंदी का दौर पूरी दुनिया में है। उसका असर भारत के कारखानों पर भी पड़ा है। कुछ अनस्किल्ड मजदूरों की छटनी कर दी गई है। मजदूरों को चंदा देना भारी पड़ रहा है। वैसे भी जिस विभाग का प्रतिनिधि चंदा उगाहने में माहिर न हो, काम से भागने वाला हो और विभागीय आयोजनों पर ध्यान न दे, वह कुछ नहीं कर सकता है। कमल ने कहा, यार, वर्मा घर में बैठने के बाद कौन पूछता है। वह जमाना बीत गया कि लोगों के अंदर प्यार होता था, हमदर्दी होती थी। रिटायर व्यक्ति को घोड़े पर बैठाकर फूल माला पहनाकर घर तक लाया जाता था। अब लोग यह सोचते हैं कि उनका कितना खर्च हुआ और बदले में उन्हें कितना मिला। मुर्गा शराब खिलाते पिलाते तो भी 1-2 माह के बाद कोई पूछने नहीं आता। सच्चाई यह है कि रिटायर व्यक्ति को सब बेकार समझ लेते हैं और भाव नहीं देते। मैं कसमसा कर शांत हो गया। घर में बैठने का दंश सहने लगा और सोचने लगा कि सब क्या खाने पीने के लिए ही दोस्त बने थे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।